हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल @एस्पिरेंट्स न्यूज 11। रेलवे जेई भर्ती परीक्षा CN नंबर 03 2024 की हाउ टू क्रैक RRB जेई 2024 की आज हम लोग बातचीत करेंगे। और मैंने कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर किया था 2018 में और आज मैं जेई हूँ, ये भी चर्चा करेंगे। और एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बताई जाएगी कि आप लोग भी इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हाउ टू क्रैक RRB जेई 2024 की इस वीडियो में सबसे पहला पॉइंट यह होगा कि हाउ आई क्लियर्ड, मैंने कैसे इस एग्ज़ाम को 2018 में किया था, RRB इलाहाबाद से क्रैक किया था, जिसे आज RRB प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 5 बातों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, जिसमें से पहली बात होती है फॉर्म फिलअप, जोन सिलेक्शन, ऑल पोस्ट, पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस। आप लोगों के आसान लग रहा होगा, लेकिन यह है बहुत कठिन चीज़। दूसरी बात होती है हाउ टू कंप्लीट सिलेबस, क्योंकि बिना सिलेबस कंप्लीट किए आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। हाँ, इसमें क्या है कि अभी साथ ही साथ RRB LP का भी फॉर्म चल रहा है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो जो कैंडिडेट RRB LP का भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम यह भी बताएंगे कि कैसे RRB LP और RRB जेई दोनों का सिलेबस क्रैक करें। फिर तीसरा पॉइंट होता है स्टडी मटेरियल, कहाँ से क्या पढ़ें, बुक्स कौन सी पढ़ें और शॉर्ट नोट्स कैसे बताएं, हम इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। फिर चौथा पॉइंट आता है हाउ टू रिवाइज। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप पढ़ के भूल जाते हैं कुछ दिन में, और जो एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस होता है यह लगभग 10 से 12 महीने का होता है मिनिमम। अगर इतना फास्ट नहीं होता है तो आपको और डिले झेलना पड़ सकता है। तो रिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके साथ ही साथ अगर आप बहुत कुछ पढ़ें और प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तब भी आप एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं और अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज की भी बातचीत करी जाएगी कि कौन से टेस्ट आप लगाएं, कैसे लगाएं। फिर छठवां पॉइंट आता है कि इस पूरे इंटायर एग्ज़ाम प्रोसेस में कैसे हम मोटिवेटेड रहें। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 2018, 2019, 2020, 2024 तक नहीं सेलेक्ट हो पाए हैं, जो पिछले लगभग 5 से 6 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, डिमोटिवेट हो चुके हैं। तो उनके लिए यह भी बताया जाएगा कि वो डेली अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें और कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करें। आइए देखते हैं। हम सबसे पहला पॉइंट आता है आई क्लियर्ड RRB जेई 2018। RRB इलाहाबाद से मैंने कैसे क्लियर किया था। दोस्तों, सबसे पहले मैंने जोन सिलेक्शन में अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया था। और जोन सेलेक्ट करने के बाद क्या है कि बहुत सारे लोग जोन ही अच्छे से नहीं सेलेक्ट कर पाए थे। और उसके बाद पोस्ट को ध्यान में दिया था मैंने कि RRB इलाहाबाद में कितनी पोस्ट है और मेरे जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कितनी पोस्ट है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने पोस्ट सेलेक्ट किया था। फिर पोस्ट प्रेफरेंस का ध्यान देना होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो वैकेंसी में जितनी पोस्ट रहती है उस वैकेंसी का प्रेफरेंस गलत भर देते हैं, या फिर बहुत सारे वैकेंसी के पोस्ट को छोड़ देते हैं, वो फॉर्म में फिल ही नहीं कर पाते हैं। तो उससे भी क्या होता है कि उनका सिलेक्शन का चांसेस घट जाता है। फिर चौथा पॉइंट आता है हमने प्रिपरेशन किस तरीके से किया था। प्रिपरेशन भी मैंने अच्छे से किया था, क्योंकि मेरे अंक अच्छे थे और फर्स्ट पैनल में मेरा नाम आया था और मैं सेलेक्ट हो गया था। और कैसे मैं अपने आप को मोटिवेट रखा था, यह भी बात हम करेंगे इस वीडियो में। आइए देखते हैं। सबसे पहले फॉर्म फिलअप के लिए क्या ध्यान देना होता है, जोन सिलेक्शन और ऑल पोस्ट और पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरें। फॉर्म सिलेक्शन के लिए आप लोग फॉर्म फिलअप करते समय सबसे पहले यह ध्यान रखें कि केयरफुल तरीके से भरें, ध्यानपूर्वक भरें। क्यों? क्योंकि साइबर कैफ़े वाले के सहारे आप लोग अपना फॉर्म नहीं फिलअप करवाएं। अच्छे से आप पढ़ें, हर चीज़ विधिवत चेक करके ही अपना फॉर्म सबमिट करवाएं। फिर उसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर बेहतर रखें, और क्योंकि बहुत सारे लड़के ALP में फ़ोटो की वजह से छट चुके हैं, रिजेक्ट हो गए हैं। फिर जोन सिलेक्शन के समय आप लोगों को 2-3 बातें हमारी तरफ से ज़रूर याद रखिएगा। सबसे पहला नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, किस जोन में कितनी वैकेंसी है। ऐसा नहीं भागना है आपको कि जहां सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वहीं से फॉर्म फिलअप कर दें, या जहां कम वैकेंसी है वहीं से फॉर्म फिलअप कर दें। आपको फॉर्म फिलअप करते समय नंबर ऑफ़ वैकेंसीज के अलावा योर इंजीनियरिंग ब्रांच, आपको अपनी इंजीनियरिंग की ब्रांच देखनी है कि आप मैकेनिकल से हैं, कि सिविल इंजीनियरिंग से हैं, कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं, या फिर आप और इंजीनियरिंग से हैं। तो उसके ब्रांच के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना है कि कौन से जोन में कितनी पोस्ट है। फिर आपका पर्सनल चॉइस क्या है। आप मान लीजिए बहुत सारे लड़कों का यह रहता है कि नहीं हम नौकरी करेंगे तो यहीं करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो RRB LP में भी सेलेक्ट हो जाएंगे अन्य जगह। तो आप अपनी पर्सनल चॉइस को भी ध्यान में रखिए। और पोस्ट ऑफ योर चॉइस, अब जैसे क्या है कि आप लोगों को बता दें जेई में भी बहुत सारी कैटेगरी होती है। जितनी कैटेगरी रेलवे जेई में होती है उतनी कैटेगरी और किसी जेई में नहीं होती है। कैसे होती है? क्योंकि रेलवे में JEE TRD, जेई जनरल,
जेई मैकेनिकल, जेई CNW, जेई ट्रैक मशीन, तमाम तरह के जेई होते हैं दोस्त। तो अगर आप नहीं जानते हैं कि कौन सा जेई क्या करता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम बता देंगे इस वीडियो में कौन से जेई का क्या काम होता है, कितनी सैलरी मिलती है। तो इस तरीके से आप अपनी पोस्ट भी देख लीजिएगा कि आप जिस पोस्ट पे सेलेक्ट होना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए वहाँ पे है जगह कि नहीं है, वैकेंसी है कि नहीं है। फिर तीसरा पॉइंट आता है प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस दोस्तों बेसिकली क्या है कि आपके पोस्ट चॉइस से भी रिलेटेड है, आप कौन सी पोस्ट कौन सी चॉइस का करना। और दोस्तों जोन सेलेक्ट करते समय आप लोगों को और अगर कठिनाई आ रही है तो हमारे जोन सिलेक्शन वाली वीडियो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं @aspirants news 11। फिर अब दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग कि हमने क्या है कि जोन सेलेक्ट कर लिया, फॉर्म फिलअप कर लिया, तो अब बारी आती है हाउ टू कंप्लीट सिलेबस आप RRB JEE एलॉन्ग विथ RRB LP। RRB LP के साथ RRB JEE का भी सिलेबस हम कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि दोनों वैकेंसी साथ साथ चल रही है और संभावना सिलेक्शन की ज़्यादा है। तो अब दोस्तों क्या है कि सबसे पहले हमको क्या करना है, जो सिलेबस है आपका RRB ALP का, RRB ALP और JEE दोनों का सिलेबस आपको क्या करना है कि लिख लेना है या पेज प्रिंट आउट कर लेना है। अब जैसे आपने पेज प्रिंट आउट कर लिया सिलेबस का, मान लीजिए हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, यह आपका क्या है कि RRB JEE 2024 का सिलेबस है। RRB JEE 2024 के सिलेबस में आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स में क्या है, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF। तो इस तरीके से जो सिलेबस है, अब जैसे मान लीजिए आप क्या है कि जैसे सिलेबस पूरा पढ़ते हैं एक बार तो आप इसको मार्क करेंगे कि कौन कौन सा सिलेबस का पार्ट आपका कंप्लीट है, कौन कौन सा नहीं कंप्लीट है। जो कंप्लीट है उसको आप कंप्लीटली मार्क कर देंगे जिस तरीके से हम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारा अलजेब्रा कंप्लीट है, ज्योमेट्री कंप्लीट है, लेकिन हमारा कैलेंडर और क्लॉक कंप्लीट नहीं, तो हम कैलेंडर और क्लॉक को मार्क नहीं करेंगे। इस तरीके से आप अपने सिलेबस को पूरा मार्किंग कर लेंगे। अब जैसे ही आप मार्किंग कर लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपके सिलेबस का कितना % पार्ट आपका कंप्लीट नहीं है। जो कंप्लीट नहीं है उसको भी आप एक तरीके से एक पेज पे नोट कर लेंगे। तो सबसे पहला फोकस आपका होगा कि सिलेबस के जो पार्ट कंप्लीट नहीं है उसका डिस्कस करें। अब जैसे ही आप CBT 1 का सिलेबस देख लेते हैं और सबकी मार्किंग कर लेते हैं तो आपको क्या है आइडिया लग जाएगा कि नहीं हमारे सिलेबस का कितना % शेयर, कितना % हिस्सा आपके सिलेबस का कंप्लीट हुआ है, कितना % नहीं कंप्लीट हुआ है। जो कंप्लीट हो गया है उसका आप क्या करेंगे, बस प्रैक्टिस करेंगे। और जो कंप्लीट नहीं हुआ है, नॉट कंप्लीटेड, उसके लिए क्या है आप बेसिक बुक जो किताब पढ़ेंगे या फिर किसी यूट्यूब चैनल से जो अच्छा पढ़ाता है टीचर, आपको जिससे अच्छा लगता है उससे आप कंप्लीट करेंगे और फिर तब उसके बाद आप उसका प्रैक्टिस करेंगे। फिर दोस्तों जैसे ही आप सिलेबस की मार्किंग कर लेते हैं, जान जाते हैं कौन सा आपका कंप्लीट है हिस्सा, कौन सा कंप्लीट नहीं है, तो फिर उसके बाद आपको इस तरीके से CBT 1 का सिलेबस कंप्लीट करना है। फिर आपको साथ ही साथ क्या करना है कि ऐसा नहीं रखना है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ CBT 1 का ही सिलेबस कंप्लीट किए और उसके बाद CBT 2 का जो सिलेबस है छोड़ देना है। दोस्तों RRB JEE 2024 का जो एग्ज़ाम है उसमें हमने देखा है कि CBT 2 के लिए बहुत ही कम समय मिलता है। जो लोग यह सोचे कि पहले CBT 1 क्लियर करेंगे फिर CBT 2 के लिए ध्यान देंगे, उनका क्या है कि CBT 1 तो क्लियर हो गया अच्छे अंक से, लेकिन CBT 2 छूट गया, अल्टीमेटली वो फेल हो गए और सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो क्या है आप लोगों को सिलेबस में साथ साथ यह भी ध्यान रखना है कि CBT 1 और CBT 2 पैरेलल में लेके चलना है। अब दोस्तों CBT 2 जब पैरेलल में लेके चलना है तो CBT 2 का सिलेबस भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। CBT 2 का सिलेबस जो है जनरल अवेयरनेस है, इसमें नॉन टेक्निकल पोर्शन में क्या है, करंट अफेयर, इंडियन जियोग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री, इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, इसको भी आप सेम तरीके से मार्किंग करेंगे। अगर आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं है तो आप इसे कंप्लीट करेंगे, अगर कंप्लीट हो चुकी है तो इसका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए कहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे यह मैं आपको बताऊंगा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अप टू 10th स्टैंडर्ड, जो भी डिप्लोमा या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं उनको फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, थोड़ा केमिस्ट्री उनको देखना पड़ता है क्योंकि केमिस्ट्री का उनके पास कुछ रहता नहीं है, फिजिक्स तो उनके मैकेनिक्स के सिलेबस में लगभग कंप्लीट ही हो जाता है। अब बेसिक कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन का भी हम स्टडी मटेरियल बता देंगे आपको कि हमने कहाँ से पढ़ा था। इसमें बहुत बेसिक चीज़ रहती है,
बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं रहता है कि बहुत हैवी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इससे लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। बेसिक इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन क्वेश्चन आते हैं भाई साहब इसके, आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ना होगा। नहीं पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से यह आपके रैंक की गिरावट करेगा और आप एग्ज़ाम को नहीं क्रैक कर पाएंगे। टेक्निकल एबिलिटी जो है, आप टेक्निकल पोर्शन में कितने मजबूत हैं आपको यह दिखाना पड़ेगा। टेक्निकल पोर्शन के लिए क्या होगा यह भी बताएंगे हम। आप लोगों को बताते चलें कि जनरल अवेयरनेस के CBT 2 में 15 क्वेश्चन हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के क्या है 15 क्वेश्चन हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन के 10 क्वेश्चन हैं, बेसिक इन्वायरमेंट के 10 क्वेश्चन हैं और टेक्निकल एबिलिटी के क्या है 100 क्वेश्चन है। टोटल क्या है 150 क्वेश्चन और 120 मिनट का टाइम। अब दोस्तों बारी आती है स्टडी मटेरियल की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो CBT 1 में नॉन टेक आता है सिर्फ, और CBT 2 जो आपका है उसमें टेक्निकल भी आता है और नॉन टेक्निकल भी आता है। तो दोस्तों नॉन टेक में CBT 2 में आपका क्या है कि फिजिक्स केमिस्ट्री एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, विशेष रूप से अलग कर देता है। इसलिए इसके ही क्वेश्चन लगभग और लगभग आप देखेंगे तो 20 और 35 क्वेश्चन तो इसके अलग से आ जाते हैं। 35 क्वेश्चन दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम में फेल पास कर सकते हैं आपको और बहुत मायने रखते हैं। तो अब क्या है कि CBT 1 के नॉन टेक में अगर हम बातचीत करें तो CBT 1 में आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन आता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है आपको अगर प्रैक्टिस आप अच्छे से किए रहते हैं। इंटेलिजेंस 25 अंक के और फिर जनरल अवेयरनेस 15 अंक के CBT 2 में भी ऐसे ही आते हैं। जनरल साइंस भी 30 अंक का आता है। तो जनरल साइंस में आपका देख सकते हैं आप फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेज, जिसे आप लोग बायोलॉजी भी कहते हैं। तो बायोलॉजी के क्वेश्चन भी मिला के इसमें का जो बाइफरकेशन रहता है अगर अलग अलग हम करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री और जो बायो है इसके क्वेश्चन लगभग फिजिक्स के 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं, केमिस्ट्री के 6 से 8 क्वेश्चन रहते हैं और जो बायोलॉजी के रहते हैं इसके भी लगभग 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं, इससे कम नहीं रहते हैं क्वेश्चन। फिर अब दोस्तों क्या है कि अगर CBT 1 के नॉन टेक की बात करें तो अगर CBT 1 में मैथ की हम बात करें तो SD यादव की मैथमेटिक्स की अगर बुक आप रखते हैं तो मैथमेटिक्स का काम SD यादव की बुक से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हो जाता है। और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग के लिए आपको कोई कोचिंग वगैरह नहीं लेना है, बस और बस आप अरिहंत की बेसिक बुक एक ख़रीद लीजिए, मोटी नहीं रहती है, पतली सी रहती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए और इसके क्या है कि नोट्स वगैरह तो ज़रूरी नहीं है, बस और बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रीजनिंग की आप प्रैक्टिस कीजिए, कितना इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों जो जनरल साइंस या जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट एकदम परफेक्ट बुक है। लूसेंट से आप चाहें तो इसका सब कुछ कर सकते हैं। और करंट अफेयर के लिए स्पीडी हमने पढ़ा था और स्पीडी का हमने बहुत अच्छा रिस्पांस भी देखा। लास्ट 1 ईयर का आप स्पीडी पढ़ना शुरू कीजिए जब एग्ज़ाम है उससे। जैसे मान लीजिए कि अगर एग्ज़ाम इसका 2025 में है तो 2024-25 का आपको क्या है कि स्पीडी पढ़ना पड़ेगा। तो आप इससे करंट अफेयर टच कर सकते हैं। लूसेंट की दोस्तों क्या है कि जनरल साइंस की बुक भी आती है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और आपकी लाइफ साइंस या जिसे बायोलॉजी आप कहते हैं वह भी रहता है। तो आप लूसेंट का ही एक खरीद सकते हैं इस बुक को, इससे बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं और हमने दिया था तो हमको आइडिया है। और उसके अलावा आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना क्या है कि नॉन टेक CBT 1 का कंप्लीट कर सकते हैं। मैथ के लिए बेसिकली SD यादव से आप प्रैक्टिस कीजिए और रीजनिंग के लिए अरिहंत से। फिर दोस्तों आती है बारी टेक्निकल की। टेक्निकल पोर्शन को कैसे कंप्लीट करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें CBT 2 में आपका क्या है कि एनवायरनमेंट हो जाता है एक्स्ट्रा और फिर कंप्यूटर एक्स्ट्रा हो जाता है। बाकी चीज़ आप CBT 1 का भी रिफ़र कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर के लिए तो कंप्यूटर के लिए दोस्तों क्या है कि मंथन पब्लिकेशन की बुक आती है बेसिक कंप्यूटर की, ज़्यादा मोटी नहीं होती है, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। इसके साथ प्रैक्टिस बहुत अनिवार्य हो जाती है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। फिर और अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की तो एनवायरनमेंट के लिए दोस्तों किसी बुक को हम नहीं सजेस्ट कर सकते। हाँ आप चाहें तो यूट्यूब चैनल बहुत सारे पड़े हैं, उस पे सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट और उससे पढ़ सकते हैं। फिर अगर बात करें हम टेक्निकल के लिए तो टेक्निकल के लिए दोस्तों RS खुरमी मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए एक अच्छी बुक है और फिर सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले अपने तरीके से देख सकते हैं
क्योंकि मेरा मैकेनिकल था तो मैं मैकेनिकल का बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। तो आर एस खुरमी क्या है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी बुक है आर एस खुरमी की। आप लोग इससे यह जान लीजिए कि 70% क्वेश्चन आपके आर एस खुरमी से फंस जाते हैं। बाकी 30% के जो क्वेश्चन हैं उसके लिए आपको क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या है, आप किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं या मैं कुछ दिन में खुद इसको शुरू करूँगा कि कहाँ कहाँ से कौन से कोर कॉन्सेप्ट हैं वहाँ से देख सकते हैं, या आप जो ऑफलाइन कोचिंग लिए हैं या फिर ऑनलाइन कोचिंग लिए हैं आप वहाँ से भी बेसिक कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। फिर दोस्तों क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको 100% अनिवार्य है। आप चाहे आर एस खुरमी देखें चाहे नहीं देखें, लेकिन 100% ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको अंदाज़ा लगता है कि कहाँ से क्वेश्चन आया है। और साथ ही साथ आप लोग पर डे कम से कम 100 to 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ज़रूरी, नहीं तो सिलेक्शन दूर हो जाएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन होने वाले नहीं हैं। फिर दोस्तों बारी आती है, फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि CBT 1 और CBT 2 के लिए क्या स्टडी मटेरियल चाहिए और कैसे हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। अब बारी आती है हाउ टू रिवाइज, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट। अगर हम लोग बात करें रिवीजन की, तो रिवीजन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास शॉर्ट नोट्स होना। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम के समय पे आप ना ही टेक्निकल पूरा रिवाइज कर पाएंगे बुक से, ना ही नॉन टेक। तो आपके पास क्या है कि शॉर्ट नोट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने थियरी ऑफ मशीन का कुछ ऐसे बनाया था। पहला चैप्टर है सिंपल मैकेनिज्म। अब थियरी ऑफ मशीन के दो पार्ट होते हैं, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, डायनेमिक्स ऑफ मशीन। डायनेमिक्स ऑफ मशीन में क्या है कि काइनेटिक्स और स्टैटिक्स की चर्चा की जाती है। अब क्या है मैकेनिज्म, टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, फिर यहाँ पे क्या है क्लॉक, स्प्रिंग, टॉय, फिर मशीन किसे कहते हैं, पंप, आईसी इंजन, स्टीम इंजन, टरबाइन एट्सेट्रा। तो इस तरीके से आप क्या है, जैसे अब मेरा एक लेसन का लगभग नोट, हमारा इस शॉर्ट नोट लगभग इस आधे पेज में बन गया, इवन 1/3 पोर्शन में बन गया है इस पेज के। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, जिसमें नो रिलेटिव मोशन हो बिटवीन मेंबर्स। तो इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। रिजिड बॉडी, रेजिस्टेंट बॉडी, इस तरीके की हमने नोट्स बनाया था, और आप लोग कहेंगे तो हम इसको डाल भी सकते हैं। फिर जैसे अब यहाँ देख सकते हैं आप वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस, वेलोसिटी ऑफ लिंक कैसे निकालते हैं, आप लोग इसको चाहें तो रेफ़र कर सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाने का मैंने तरीका बता दिया दोस्तों। अब आ जाते हैं हम लोग की प्रैक्टिस कैसे करें। तो आप लोग कम से कम 200 क्वेश्चन पर डे प्रैक्टिस कीजिए। अगर 200 क्वेश्चन पर डे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि बेकार है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो आप 120 मिनट में 150 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपको 200 क्वेश्चन पर डे प्रैक्टिस करने हैं। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कहाँ से लाएंगे आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लाएंगे। मॉक टेस्ट कैसे करना है, बहुत सारे कैंडिडेट हमारे साथ जो थे, हमारे फ्रेंड्स जो थे, वो क्या है कि मॉक टेस्ट नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि मार्क्स कम आते थे उनके। मार्क्स जैसे ही कम आते थे वो क्या होता था कि डर जाते थे। लेकिन आप क्या है कि मॉक टेस्ट पर डे लगाइए बिना किसी डर के। चाहे आपके 150 अंक में से 90 अंक आएँ, चाहे 70 अंक आएँ, चाहे 140 अंक आएँ, आपको मॉक टेस्ट क्या है लगाना है, और बिना किसी डर के। और मॉक टेस्ट कब लगाना है, बाई वीकली, सप्ताह में कम से कम 2 टेस्ट तो आपको लगाना है। ये टेस्ट क्या है, सेक्शनल भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी हो सकते हैं, और उसके बाद ये टेस्ट क्या है, टॉपिक वाइज भी हो सकते हैं। अब टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज टेस्ट आप कहाँ से पाएंगे। तो दोस्तों क्या है कि हमने 2 जगह से टेस्ट सीरीज़ खरीदी थी जब मैं तैयारी कर रहा था। सबसे पहले टेक्स्ट बुक, दूसरा था टॉप रैंकर्स, और तीसरा था ग्रेड अप। ये 3 जगह से आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ की कीमत क्या है, हार्डली ₹1000 में आपकी आ जाएगी। एक साथ सारे को नहीं लीजिएगा। टेस्ट सीरीज़ जो टेक्स्ट बुक की है, टेक्स्ट बुक की जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें आपको पास अगर आप ले लेंगे तो क्या है कि अगर आप पास ले लेते हैं
तो आपका लगभग 1 साल का पास 400 या 500 रुपये में आ जाएगा। बाकी 2-2 3-3 सौ की टेस्ट सीरीज है। तो टेस्ट सीरीज आप इधर से लगा सकते हैं और यहाँ पे सेक्शनल सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा मैटर। तो यह दोस्तों हो गया टेस्ट सीरीज का काम। अब फिर आगे हम लोग चलते हैं। तो हाउ टू गेट मोटिवेटेड दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, पिछले 4 से 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, या जो अभी तुरंत आए हैं लेकिन अच्छे कंडीशन में नहीं है कि ज़्यादा लंबे समय तक तैयारी को अफोर्ड कर पाएँ, ज़्यादा समय नहीं दे सकते तैयारी के लिए। तो उनके लिए क्या है, मोटिवेशन ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पर डे वही थ्योरी ऑफ मशीन, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और फिर मटेरियल साइंस, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो यह थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या है कि मोटिवेटेड रहना ज़रूरी है। मोटिवेशन के लिए सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखें कि आपको यह नौकरी क्यों चाहिए, आपकी ज़रूरत क्या है। और दूसरा, आप अगर इस चांस को छोड़ देते हैं, अगर आप इस चांस को मिस कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट किसी तरीके से, तो क्या आपको इन फ्यूचर चांस मिलेगा? अगर दोस्तों मेरे ओपिनियन में बात की जाए तो आपको फ्यूचर में चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछले 4 से 6 साल से आप तैयारी कर रहे हैं। तो ऑलरेडी 5 साल बाद यह वैकेंसी आई है 2018 के बाद, तो फिर 5 साल आएगी, तो आप 15 साल अपने लाइफ के बस एक वैकेंसी के लिए नहीं दे सकते हैं। तो क्या है कि अगला चांस तो आपको मिलना नहीं है। तो इसलिए आप लोग क्या है कि इसको मोटिवेट होके कीजिए। हाउ यू वांट टू लिव, और आप कैसे अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, क्योंकि आप पिछले 4 से 6 साल आप अपने जीवन का कीमती समय इन्वेस्ट किए। और अगर मैं थोड़े फ्रैंक शब्दों में कहूँ तो आप अपने यंगहुड या फिर जवानी का समय आप इसमें नष्ट किए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा एनर्जाइज रहता है, सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है। आप इस समय को इस तैयारी में दिए हैं। तो आप अगर बिना यहाँ से कुछ लिए, बिना किसी अचीवमेंट के आप तैयारी छोड़ते हैं, तो यह बेकार हो जाएगा, आप कंप्लीटली डिवेस्टेटेड हो जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या है, मोटिवेट रहना है। आपको हम बता दें, एक बुक में लिखा था कि या तो डेस्परेशन चाहिए या तो एस्पिरेशन चाहिए, या तो आप कम्प्लीटली उससे हट जाइए या तो आप कम्प्लीटली उससे इंस्पायर हो जाइए, तभी आप जीवन में कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप 4 से 6 साल लगे हैं इस तैयारी में, तो निश्चित रूप से आप किसी न किसी चीज़ से इंस्पायर होंगे। तो अगर आप इंस्पायर हैं तो 100% इसको फॉलो कीजिए और कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल @aspirants News 11 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।